हेलो फ्यूचर के इंजीनियरों, मैं अनिरुद्ध सर आप लोगों को आज इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड सेमेस्टर के नए पेपर का इंट्रो लेके आया हूं, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट। आजकल जो रिवाइज सिलेबस आया है उसके अनुसार हमारे थर्ड सेमेस्टर में जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों को पढ़ना है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर आया है जिसमें आपको डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे चलना है। तो हम लोग समय नहीं बर्बाद करते हुए सीधा आप इंट्रोडक्टरी पे आते हैं। क्या है सिलेबस का ओवरव्यू देखते हैं। सबसे पहला बात यूनिट 1 में है आपको पढ़ना सेमीकंडक्टर एंड डायोड। क्या है पढ़ना आपको? सेमीकंडक्टर एंड डायोड। तो आप लोग जानते होंगे कि वैसा सब्सटेंस जिसका कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच होता है उसको हम लोग सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इंग्लिश में बोले तो ऐसा सब्सटेंस विच कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। वैसा पदार्थ जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच होगी उसे सेमीकंडक्टर कहेंगे। इसमें बहुत सा मैजिकल प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि इसमें करंट के को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें हम किसी एक डायरेक्शन से करंट को फ्लो कराएंगे, दूसरा डायरेक्शन से करंट को हम लोग अपोज करा सकते हैं। इस तरह का कुछ मैजिकल प्रॉपर्टी इसमें हम लोग इंक्लूड करा सकते हैं डिफरेंट फिनोमिनन के द्वारा। इसीलिए सेमीकंडक्टर के द्वारा एक खास इंजीनियरिंग का डेवलपमेंट हो गया जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों के लिए कैसे डिवाइस को हम बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, उसके लिए उसका बेसिक फंडामेंटल सबसे पहले मटेरियल से इंट्रोड्यूस करा देना होगा। तो इसका बेसिक मटेरियल है सेमीकंडक्टर, और ये दो तरह का होता है, एक प्योरेस्ट फॉर्म में, दूसरा इम्प्योर फॉर्म में। तो प्योरेस्ट फॉर्म का सेमीकंडक्टर को हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, और जब उसमें हम लोग इंप्यूरिटी ऐड कर देंगे तो नए तरीके का सेमीकंडक्टर क्रिएट हो जाएगा जिसको हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे। और जो इंप्यूरिटी हम लोग ऐड करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में, उस इंप्यूरिटी को हम लोग डोपेंड कहते हैं, डोपेंड। और डोपेंड हमारा दो तरह का होगा, एक होगा एक्सेप्टर, दूसरा होगा डोनर। एक्सेप्टर इंप्यूरिटी जो होता है हमारा, यानी कि डोनर जो इंप्यूरिटी जो होता है वो मेरा ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी होता है। एक्सेप्टर हमारा ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी होता है, वही डोनर हमारा पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी होता है। क्लियर है ना? तो इस अलग अलग इंप्यूरिटी का मेरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी दो तरह का हो जाता है। जब इंट्रिंसिक में हम लोग ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी दैट मींस एक्सेप्टर डाल दें तो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। वही जब हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी मतलब कि डोनर डाल देंगे तब मेरा एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। लेकिन जो भी सेमीकंडक्टर बनेगा उसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन मेरा होगा इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके। तो जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, और सेमीकंडक्टर के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, हम लोग केमिस्ट्री के चैप्टर में देख चुके हैं कि कभी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होकर के भी बॉन्ड बनता था जिसको आयनिक बॉन्ड कहते थे। लेकिन यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा सेमीकंडक्टर में वो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से बनेगा, और उस तरह के बॉन्ड को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसा होता है सेमीकंडक्टर में। ये देखिए सेमीकंडक्टर में ये जो एटम है मेरा, ये सिलिकॉन का है जिसमें मान लीजिए 14 इलेक्ट्रॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 14 है तो 14 इलेक्ट्रॉन होगा। फिर हम लोग जर्मेनियम का यहाँ पे दिखा रहे हैं कैसे बॉन्डिंग होगा। तो हम देख रहे हैं कि जर्मेनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस बैंड में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। ये वैलेंस बैंड में जो 4 इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने नेबर वैलेंस जर्मेनियम के एटम के साथ को शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड बना देगा, और इस तरह का कोवैलेंट बॉन्ड हम लोग देखेंगे सेमीकंडक्टर मटेरियल में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से, देखिए सिलिकॉन में किससे बॉन्ड बन रहा है। तो सिलिकॉन के हर एक एटम में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हर एटम में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने बगल वाले चारों इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन से धीरे धीरे शेयरिंग कर करके क्या करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा। और जब यहाँ से हम लोग एनर्जी देंगे, देखिए जो पीला कलर का आ रहा है एनर्जी, ये एनर्जी जब इस मटेरियल पे पड़ेगा तो बॉन्ड में ब्रेकेज होगा, यानी कि बॉन्ड हमारा टूट जाएगा।
बॉन्ड को तोड़ने के बाद भी इससे डिफरेंट फिनोमिनन या डिफरेंट इफेक्ट क्रिएट किया जाता है, जिसको हम इस चैप्टर में या इस विषय में बोल सकते हैं कि पढ़ना होगा हमें आगे। फिर हम लोग देखते हैं कि एक्सटेंजिक में हमने बताया पी टाइप और एन टाइप। तो पी टाइप में हम लोग क्या देखें कि ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी आया था, है ना, ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी जिसमें बोरोन को हम लोग लिए हैं और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है। बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा 3 होगा, एटॉमिक नंबर 5 होगा। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ प्रॉपर्ली शेयरिंग नहीं कर पाएगा। तब यहाँ पर हम देखेंगे कि एक एम्प्टी वैकेंट स्पेस बन जा रहा है। इस एम्प्टी वैकेंट स्पेस को हम लोग होल कहेंगे। इसका कॉन्सेप्ट हम लोग जब सिलेबस में आएंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे होल क्या होता है। और सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें करंट की कंडक्टिविटी फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ साथ होल के लिए भी होता है। मतलब करंट के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ साथ होल भी रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। ठीक है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के बाद हम लोग देख रहे हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, जिसमें हम लोग देखें कि पेंटावैलेंट यानी कि डोनर इंप्योरिटी ऐड करने पर बनाएंगे, है ना। तो देख रहे हैं हम कि ये जो मेरा सिलिकॉन जो प्योरेस्ट फॉर्म में है उसमें हम लोग यहाँ पे पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डाल दिए हैं फास्फोरस, जिसमें 1 2 3 4 और 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और ये 5वां इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बॉन्डिंग से फ्री रहता है, इसलिए इसको कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी हो जाएगा। अब ई पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब आसपास में रखा जाएगा तो हम लोग देखेंगे कि पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? पीएन जंक्शन का। देखिए यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखिए आप लोग, ये है मेरा पी टाइप मटेरियल, इधर है एन टाइप। पी टाइप में मेजॉरिटी होल की है और एन टाइप में मेजॉरिटी मेरा इलेक्ट्रॉन की है। और इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी हाई होती है तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है इजिली मूवेबल होने का इधर से एन टाइप से मेरा होल की ओर चला गया। कहां चला गया बाबू? एन होल की तरफ, यानी कि पी साइड के होल के पास गया, क्योंकि इसका निगेटिव चार्ज है, होल के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन जब मेरा होल की ओर आया यानी कि पी टाइप की ओर आया तो यहाँ पे ये पी टाइप वाला सेमीकंडक्टर जो है वो निगेटिवली चार्ज हो गया और एन टाइप से जो मेरा इलेक्ट्रॉन निकल रहा था इस कारण से यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज इमोबाइल आयन आ गया। और ये पॉजिटिव और निगेटिव मिलके हम लोग देख रहे हैं कि एक डिप्लेशन लेयर बना रहा है। देखिए ये एक डिप्लेशन लेयर बना रहा है जहां प्लस माइनस बैरियर पोटेंशियल है और ये बैरियर पोटेंशियल जब तक हम लोग नहीं देंगे तब तक जंक्शन नहीं टूटेगा। ठीक है, जब हम इस सेमीकंडक्टर में इस बैरियर पोटेंशियल से एक्स्ट्रा वोल्टेज देंगे तब ये जंक्शन टूटेगा। इस तरह का कॉन्सेप्ट हमको विजुअलाइज करके पढ़ेंगे, यहाँ पे पूरा विजुअली पढ़ेंगे। होल इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट देखेंगे किस तरह से विजुअलाइज हो रहा है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि इसका सिंबल क्या है। तो पीएन जंक्शन का मेरा डायोड का मेरा सिंबल इस तरह का होगा, जिसमें से इसको हम लोग एरो हेड कहेंगे, तो ये बार कहलाएगा और एरो हेड की तरफ का जो टर्मिनल है वो एनोड और बार की तरफ का जो टर्मिनल है उसका कैथोड कहलाएगा। ये मेरा इसका कंपोनेंट का पिक्चर डाल दिए हैं ताकि हम देख ले कि रियल लाइफ में मेरा पीएन जंक्शन डायोड इस तरह का बना हुआ होता है, जिसमें आप लोग देख रहे हैं इधर एनोड है और इस तरफ कैथोड है। मतलब हम लोग इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे जब लेसन वाइज चलेंगे। तो फिर हम लोग देख रहे हैं कैसे मेरा पीएन जंक्शन डायोड में बाइसिंग हो रहा है। तो बाइसिंग मींस पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है। मतलब बाइसिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग डीसी इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस टर्मिनल ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस फॉर प्रॉपर एप्लीकेशन। प्रॉपर एप्लीकेशन के लिए जब हम सेमीकंडक्टर के टर्मिनलों के बीच में हम डीसी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, दैट मींस सेल या बैटरी कनेक्ट कर देंगे, तब उस प्रोसेस को कहेंगे बाइसिंग। तो सिंपली हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? बाइसिंग इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग सेल या बैटरी को जोड़ने का जो प्रोसेस होगा उसको हम लोग बाइसिंग कहेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये मेरा एनोड हुआ करता था और ये मेरा कैथोड हुआ करता है डायोड का। तो हम सेल या बैटरी लगाएंगे तो दो तरह से लग सकता है, एक तो यहाँ पे पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। पहला तो ये कंफिगरेशन हो सकता था कि एनोड की तरफ हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ दें और कैथोड की तरफ
निगेटिव टर्मिनल जोड़ दें। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हो सकता था कि नहीं, हम लोग अब ये कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करेंगे और करके एनोड की तरफ निगेटिव और कैथोड की तरफ पॉजिटिव लगा रहे हैं। ये दो में से किसी एक तरीके से हम लोग डीसी इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर सकते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल में या सेमीकंडक्टर के डिवाइस में। तो दोनों अलग अलग मेथड से अलग अलग तरीके का बायसिंग है। इनका नाम फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग से जाना जाता है। तो फॉरवर्ड बायसिंग हम उस समय कहलाएगा कोई भी मतलब पी एन जंक्शन डायोड, जब मेरा डायोड का पी टाइप मटेरियल सेल या बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ जाए और एन टाइप मटेरियल सेल या बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ जाए। ठीक है, तो उसको हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग या ट्रू कनेक्शन करते हैं। प्रैक्टिकली इसको ट्रू कनेक्शन करते हैं। तो प्रैक्टिकली हम इसलिए बोल रहे हैं कि जब हम जो बच्चे हमें जानते होंगे, आपके सीनियर्स लोग वो जानते होंगे कि हम प्रैक्टिकली भी पढ़ाते हैं। व्यू के साथ प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन हम करवाएंगे आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स का, क्योंकि प्रैक्टिकल थोड़ा नॉलेज रहना बहुत जरूरी है। अब पुराना दौर बीत चुका है कि रिटन निकाल दो और दो चार को क्वेश्चन ऑटो इंटरव्यू में जरिए नंबर कट जाएगा। पहले भी इंटरव्यू में बच्चे छट जाया करते थे, लेकिन अब तो दौर ऐसा आ गया कि स्किल टेस्ट होता है, आपके टेक्निक का टेस्ट होगा कि आपको जो पढ़े हैं उसका थोड़ा सा भी प्रैक्टिकल नॉलेज है या नहीं। तो उस चीज के लिए हम जाने जाते हैं प्रैक्टिकल की तैयारी कराने के लिए। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी इस चीजों का हम आप लोगों को कॉन्सेप्ट बीच बीच में देते जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग आते हैं विजुअलाइजेशन पे, इसके कैसा होता है फॉरवर्ड और कैसे हो रहा है रिवर्स बायसिंग और कौन कौन सा इफेक्ट होता है इसके डिप्लेशन लेयर पे और इसके रेजिस्टेंस पे कैसा इफेक्ट होगा जब हम लोग डिफरेंट टाइप्स का बायसिंग करेंगे। और बायसिंग दो तरीके का होगा, फॉरवर्ड और रिवर्स, दोनों तरीके का हम देख लेते हैं इफेक्ट। देखिए, ये मेरा पी टाइप था, इधर एन टाइप था। पी टाइप में होल ज्यादा था, एन टाइप में फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा था। तो हम लोग देखें कि जब यहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग कब हुआ, जब पी टाइप में मेरा, देखिए पी टाइप मेरा जब पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है और एन टाइप मेरा जब निगेटिव से जुड़ा हुआ है, तब मेरा फॉरवर्ड बायसिंग हो जा रहा था। लेकिन जैसे ही मेरा पोलैरिटी चेंज हुआ, पी टाइप निगेटिव से जुड़ गया और एन टाइप पॉजिटिव से, तो मेरा रिवर्स बायस हो जाएगा। उस समय मेरा क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। तो हम लोग क्या देखें, जब मेरा पी टाइप पॉजिटिव से जुड़ा हुआ हो, एन टाइप निगेटिव से, तो फॉरवर्ड बायस। और जब पी टाइप मटेरियल मेरा बैटरी का निगेटिव टर्मिनल से जुड़ जाए और एन टाइप मेरा पॉजिटिव से, तो कहलाता था रिवर्स बायस। और हम लोग देख रहे हैं कि फॉरवर्ड बायस जब होगा, आइए देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ निगेटिव है तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। फॉरवर्ड बायसिंग के दौरान देखिए अब डिप्लेशन लेयर का विड्थ घटने लगेगा। डिप्लेशन लेयर का विड्थ घटते घटते एक टाइम आएगा जंक्शन टूट जाएगा। अब देखिए जब जंक्शन टूट जाएगा तो करंट आसानी से बहेगा। लेकिन जब रिवर्स बायसिंग की है हम लोग, आने दीजिए रिवर्स बायसिंग। देखिए रिवर्स बायसिंग के मतलब बैटरी का पी निगेटिव को हम लोग पी से डाल दिए और पॉजिटिव को एन से। जैसे ही हम लोग रिवर्स बायस किए तो देखेंगे कि डिप्लेशन लेयर का विड्थ, देखिए जो डिप्लेशन लेयर है ये, उसका विड्थ देखिए बढ़ने लगेगा। रिवर्स बायस हुआ, अभी फॉरवर्ड बायस है। देखिए अब रिवर्स बायस हुआ तो देखिए डिप्लेशन लेयर का विड्थ बढ़ रहा है ना। और जब डिप्लेशन लेयर का विड्थ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू भी बढ़ जाएगा। तो फॉरवर्ड बायसिंग में हमने देखा कि डिप्लेशन लेयर का विड्थ घट रहा है, वहीं रिवर्स बायसिंग में देखें कि डिप्लेशन लेयर का विड्थ बढ़ रहा है। ये किस तरह से चार्ज का एक्युमुलेशन होगा, रेजिस्टेंस कैसा होगा। तो भाई जान लीजिए फॉरवर्ड बायसिंग में फ्यू ओम का रेजिस्टेंस होता है, वहीं रिवर्स बायसिंग में मेगा ओम में रेजिस्टेंस चला जाएगा। मतलब करंट को ये बहुत ज्यादा अपोज करेगा जब मेरा डायोड रिवर्स बायसिंग में हो जाएगा। क्लियर है। तो हम लोग डिफरेंट बायसिंग उसका इंप्लीमेंटेशन इस लेसन में पढ़ेंगे। फिर इस लेसन के बाद हमको एक रिवर्स बायसिंग में एप्लीकेबल एक खास डायोड का इस्तेमाल करना है जिसको हम लोग जेनर डायोड कहते हैं। ये डायोड का सिंबल इस तरह का होता है और ये डायोड मेरा वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। दैट मीन्स जेनर डायोड एक कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज देता है। दैट मीन्स ये मेरे वोल्टेज को रेगुलेट करने के काम आता है। इसीलिए इसके हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर में जेनर डायोड का एप्लीकेशन भी पढ़ाएंगे और हो सकेगा तो इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे हम लोग। देखिए ये मेरा जेनर डायोड जो है यहाँ पे लगा हुआ है, जो कि रिवर्स बायसिंग में लगा हुआ है। रिवर्स बायसिंग में देखिए यहाँ पर जो मेरा कैथोड है वो पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है, ये जो एनोड है वो मेरा निगेटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है। मतलब जेनर डायोड मेरा रिवर्स बायसिंग में है। यहाँ पे हम लोग 51 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है जिसमें
40.9 मिली एम्पियर का करंट जा रहा है। तो ये 51 वोल्ट का जो सप्लाई 1 किलो ओम के रेजिस्टेंस जो कि डायोड को प्रोटेक्ट करेगा उसके लिए लगाया गया है। तो करंट को के लिमिट को कंट्रोल करने के लिए करंट लिमिटिंग रजिस्टर की तरह इसमें चार्ज को एक्यूमुलेट करते हुए यहाँ से चार्ज जाते जाते क्या होगा, यहाँ आएगा और जो 10 वोल्ट हमको जेनर डायोड के अक्रॉस मिलेगा वही वोल्टेज हमको आउटपुट में भी मिलेगा। जितना वोल्टेज मेरे जेनर डायोड के पास होता है उतना ही वोल्टेज मेरा लोड में आएगा। मतलब ये मेरे इस वोल्टेज को कांस्टेंट कर देगा। जेनर डायोड का वोल्टेज मेरे इस वोल्टेज को कांस्टेंट करेगा। तो ये मेरा जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर कैसे परफॉर्म करता है, थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल भी हम लोग देखेंगे। और हम लोग इसमें पूरा प्रैक्टिकल व्यू के साथ साथ अब नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसको कहेंगे रेक्टिफायर। तो डायोड के एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन खास है रेक्टिफायर, जो एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट कर देता है। और पिछले सिलेबस में आप लोगों ने FEEE में पढ़ चुका होगा कि रेक्टिफायर मेरा एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। ये मेरा हाफ वेव होता है, फुल वेव होता है। और फुल वेव रेक्टिफायर दो तरह का होता है, सेंटर टैप और ब्रिज टैप रेक्टिफायर, जो आपके पिक्चर में दिखाया गया है। हाफ वेव रेक्टिफायर में आप लोग देख रहे हैं कि एक डायोड है, सेंटर टैप में देख रहे हैं कि 2 डायोड है और ब्रिज टैप में देख रहे हैं 4 डायोड है। ये जो डायोड हम लोग देख रहे हैं ना, ये जो डायोड हम लोग देख रहे हैं इसमें कैसे ऑपरेशन होगा, तो इसमें भी बायसिंग का ही कॉन्सेप्ट होगा कि जब मेरा फॉरवर्ड बायस है, मतलब पॉजिटिव सिग्नल जा रहा होगा, देखिए यहाँ जब इनपुट में पॉजिटिव सिग्नल जा रहा होगा तो हमको ये डायोड आउटपुट देगा। और जो ही देखिए जब रेड वाला जा रहा है तो हमको आउटपुट मिल रहा है, लेकिन जब ये रेड वाला निगेटिव में गया तो क्या यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है, तो नहीं, रुक गया, ये रुक गया ना। फिर देख रहे हैं हम लोग, एक बार गौर से देखिए, जब ये रेड वाला मेरा हाफ साइकिल के लिए आया तो देख रहे हैं कि यहाँ से भी मेरा जा रहा है आउटपुट और ये आउटपुट मेरा हाफ के लिए दे दिया। कब तक, जब तक इनपुट मेरा पॉजिटिव हाफ साइकिल दे रहे हैं तब तक हमको आउटपुट भी हाफ तक मिल रहा है। ये हाफ वेव रेक्टिफायर में था। वही फुल वेव रेक्टिफायर में हम लोग देखेंगे कि जब हम इनपुट यहां से देखिए जब निगेटिव में जा रहा है तब मेरा इस डायोड से होकर हमको आउटपुट मिल रहा है। और जब मेरा पॉजिटिव साइकिल में है, देखिए यहाँ जब पॉजिटिव साइकिल में हो रहा होगा तो मेरा देखेंगे कि इस तरफ से आउटपुट जाएगा, इस डायोड से होते हुए जाएगा और हमारा पूरे कंप्लीट साइकिल के लिए आउटपुट देगा। ठीक इस सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर के बाद हम लोग देख रहे हैं ब्रिज टैप रेक्टिफायर, जिसमें 4 डायोड देखने को मिल रहा होगा। एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों डायोड मेरा कंडक्ट कर रहा है, निगेटिव हाफ साइकिल में देख रहे हैं ये दोनों डायोड कंडक्ट कर रहा है। मतलब एक बार में एक हाफ साइकिल में 2 डायोड कंडक्शन मोड में आ जाएगा और हमको कंप्लीट फुल साइकिल के लिए पल्सेटिंग डीसी देगा। तो हम लोग जाने कि रेक्टिफायर मेरा एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट कर देगा। रेक्टिफायर मेरा एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट कर देगा। इसका वर्किंग प्रिंसिपल, इसका मैन्युफैक्चरिंग हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। फिर फिल्टर पर बात करते हैं हम लोग। तो रेक्टिफिकेशन में हम लोग देखें कि एसी को पल्सेटिंग डीसी में दिया था, प्योर डीसी में नहीं दिया था। तो उस पल्सेटिंग डीसी को जब हम लोग फिल्टर में डालेंगे तो पल्सेटिंग डीसी में जो भी एसी मौजूद होगा, जिसको हम लोग रिपल कहेंगे, उस रिपल को बहुत हद तक ये रिमूव कर देगा। फिल्टर क्या करेगा, अप्रॉक्स प्योर डीसी देने का कोशिश करेगा। जब पल्सेटिंग डीसी फिल्टर से होकर जाएगा तो लगभग प्योर डीसी देगा, लेकिन ये भी प्योर डीसी नहीं देगा। प्योर डीसी प्राप्त करने के लिए हमको फिल्टर के जस्ट बाद एक डिवाइस लगाना होगा जिसको हम लोग कहेंगे रेगुलेटर। रेगुलेटर लगा देंगे तो हमको एकदम प्योर डीसी मिल जाएगा। क्लियर है। तो फिल्टर में हम लोग पढ़ेंगे 3 तरह का फिल्टर नॉर्मली, सीरीज फिल्टर जिसको इंडक्टिव फिल्टर कहेंगे, शंट फिल्टर जिसको कैपेसिटिव फिल्टर कहेंगे। देखिए ये सीरीज इंडक्टर फिल्टर है, ये शंट कैपेसिटर फिल्टर है। फिर हम देख रहे हैं कि पाइप फिल्टर है, इसका वर्किंग ऑपरेशन देखेंगे, इनपुट देखेंगे, किस तरह से हमको फिल्टराइज होगा ये देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जिक्र करते हुए हम लोग यूनिट 2 में चले जाएंगे, जहां आपको पढ़ना है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर यानी कि बीजेटी, है ना। हम लोग देखेंगे कि बीजेटी मेरा 3 लेयर 3 टर्मिनल और 2 जंक्शन वाला डिवाइस है। हम लोग डिफरेंट मोड में इसको काम करते हैं, है ना। आप लोग पढ़े होंगे कि मेरा एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी 2 तरह का बीजेटी ट्रांजिस्टर होता है जो अलग अलग मोड में काम करता है। इसमें
डिफरेंट कनेक्शन होता है, और ट्रांजिस्टर मेरा कभी एक स्विच की तरह काम करेगा तो कभी एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। स्विच की तरह काम करने के लिए ट्रांजिस्टर का 2 मोड पढ़ेंगे हम लोग, सैचुरेशन मोड और कट ऑफ मोड में ट्रांजिस्टर मेरा स्विच की तरह काम करेगा, वहीं एक्टिव मोड में ट्रांजिस्टर मेरा एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। उन मोड के बारे में हम लोग बहुत बारीकी से समझेंगे, और वो मोड का जो चेंजिंग होगा वो जंक्शन के डिफरेंट तरीके से बायसिंग पर निर्भर करेगा कि किस जंक्शन पे हम लोग कैसा बायसिंग कर रहे हैं, इनपुट जंक्शन में कैसा बायसिंग कर रहे हैं, आउटपुट जंक्शन में कैसा बायसिंग कर रहे हैं। इस अनुसार मेरा ट्रांजिस्टर अलग अलग तरीके से ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर मेरा जो चार्ज के द्वारा यहाँ पर चार्ज का जो मूवमेंट हो रहा है किस तरह से होगा, कि NPN बना हुआ है, तो N वाला में हम लोग देख रहे हैं कि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और P वाला में देख रहे हैं होल ज्यादा है। P वाला में हम लोग देख रहे हैं कि होल है, और लेकिन होल तो अपने जगह पे स्थिर है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव करके मेरे होल में जाएगा और होल को न्यूट्रलाइज करेगा। और तो और ये जो मेरा यहाँ से हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, बैटरी लगा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिसके कारण इसमें जो बेस पे करंट देंगे, ये बेस के करंट इसके करंट को कंट्रोल करेगा। दैट मीन्स बीजेटी मेरा एक करंट कंट्रोल्ड डिवाइस होगा, बीजेटी मेरा करंट कंट्रोल्ड डिवाइस होगा। इन चीजों को हम बहुत बेहतर तरीके से देखेंगे। हम देखेंगे इसका ऑपरेशन किस तरह से ये मूव कर रहा है, किस तरह से ऑपरेट हो रहा है ना, ये कौन सा मोड है, कॉमन इमीटर है कि कॉमन बेस है, कॉमन कलेक्टर है, तो भाई ये तो हम लोग को देखने से पता चला कि कॉमन इमीटर है। फिर आगे हम लोग बात करेंगे कि कब कॉमन बेस कब कॉमन कलेक्टर होगा। फिर देख रहे हैं कि ट्रांजिस्टर एक स्विच की तरह काम कर रहा है, ट्रांजिस्टर अभी देख रहे हैं कि क्लोज हो गया तब ये सैचुरेशन मोड में है, ओपन हो गया, देखिए ट्रांजिस्टर जब ओपन है तो ये कट ऑफ मोड में है, उसमें बल्ब नहीं जलेगा। ट्रांजिस्टर जैसे ही क्लोज होगा यानी कि ऑन होगा तो ये सैचुरेशन मोड में हो जाएगा, अब बल्ब जल जाएगा। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर स्विच की तरह सैचुरेशन और कट ऑफ मोड में काम करता है। सैचुरेशन में ये ऑन की तरह काम करेगा, बल्ब को जलाएगा, और कट ऑफ में ट्रांजिस्टर ऑफ की तरह काम करेगा और ये बल्ब को जलने नहीं देगा। तो ट्रांजिस्टर स्विच की तरह भी काम करेगा और एम्पलीफायर की तरह भी काम करेगा। अब हम लोग देखेंगे बीजेटी के अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर, जिसको हम लोग फेट बोलेंगे। ये फेट जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये मेरा वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस होता है। ये कैसा होता है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। बीजेटी मेरा करंट कंट्रोल था, तो फेट मेरा वोल्टेज कंट्रोल है। इसमें हम लोग एन चैनल जेफेट का कॉन्सेप्ट लिए हैं, जिसमें डिफरेंट टर्मिनल होगा, ड्रेन, गेट, सोर्स। किस तरह से हम लोग देखेंगे, सोर्स से चार्ज निकलेगा और ड्रेन में चला जाएगा, कैसे गेट इसमें को कंट्रोल करेगा। तो गेट जैसे कि हम लोग नल देखे होंगे, नल में एक टैब होता है, उसको हम लोग गेट मान लेंगे। वो गेट क्या करता है, पानी के फ्लो को कंट्रोल करता है। मान लीजिए ये मेरा नल लगा हुआ है, यहाँ पे टैब है और ये मेरा हाथ पाइप है, तो यहाँ से जो मेरा पानी निकल रहा है वो मेरा सोर्स की तरह काम कर रहा है। यहाँ मेरे माथा से पानी निकल रहा है सोर्स की तरह, और ये जो रास्ता है वो मेरा चैनल है जिसमें से पानी जा रहा होगा। क्या जा रहा होगा, पानी। और ये मेरा नल का हुडी है, जिसको हम लोग यहाँ पर से टैप खोल के पानी के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो टैप होता है वो मेरा गेट होगा, और जहां पे पानी मेरा पूरा भरा है वो सोर्स होगा, और जिस पॉइंट से मेरा पानी गिरेगा वो ड्रेन होगा। इस तरह से डिफरेंट मनोरंजक तरीके से हम एनालॉजी लेते हुए पूरे तरीके से फेट का एनालिसिस करेंगे, फेट का ऑपरेशन पढ़ेंगे, इसमें चार्ज का मूवमेंट का कॉन्सेप्ट पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। किस तरह से देख रहे हैं कि अभी डिप्रेशन लेयर बड़ा हो घट जाएगा, डिप्रेशन लेयर घट जाएगा तो देखिए चार्ज बना रुक जाएगा, देखिए चार्ज रुक गया। फिर देखिए चार्ज बह रहा है लगातार, फिर चार्ज रुक रहा है। किस कंडीशन में मेरा ये मतलब चार्ज को फ्लो होने से रोकेगा, कब पूरा चार्ज इजीली फ्लो करेगा, इसका डिफरेंट कंडीशन को हम लोग पढ़ेंगे, है ना। कैसे मेरा गेट और सोर्स के बीच में बाइसिंग होगा, कैसे हमारा ड्रेन और सोर्स के बीच में बाइसिंग होगा, इन चीजों को हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है। फिर फेट के बाद हम लोगों को पढ़ना क्या है भाई, तो एससीआर। ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, जिसका पूरा नाम होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। जब इस यूनिट में हम लोग आएंगे, इस टॉपिक पे आएंगे, तो हम लोग पूरे थायरिस्टर फैमिली पे जिक्र करेंगे कि कैसे थायरिस्टर बना। इसके पहले जो था वो थायरेट्रॉन था, वो थायरेट्रॉन क्या होता था, थायरेट्रॉन और थायरिस्टर में क्या अंतर था, किस तरह से थायरिस्टर हमारे लिए फायदेमंद हुआ, इसको हम लोग सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर ही क्यों बनाए,
क्योंकि ये कंट्रोल रेक्टिफिकेशन करता है तो किस तरीके से करता है, मतलब इसका पूरा वर्किंग ऑपरेशन। फिर इसका इंटरनल कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि ये मेरा एक पीएनपी और एनपीएन के कनेक्शन से बना है, यानी कि दो बीजेटी के कनेक्शन से बना हुआ है हमारा एससीआर। इसके बारे में पढ़ेंगे, एससीआर का सारा ऑपरेटिंग मोड के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे भी नहीं रुकेंगे, बल्कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का नया एलिमेंट डायक पढ़ेंगे, फिर ट्रायक पढ़ेंगे। ये डायक का डिफरेंट सिंबल, स्कीमेटिक डायग्राम, फिर इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक का जिक्र करते हुए इसका पूरा ऑपरेशन को पढ़ते हुए हम लोग ट्रायक पे चले जाएंगे, जो कि इस तरह का होता है। इसमें मेरा दो एससीआर को देख रहे हैं एंटी पैरेलली कनेक्ट करने से बनता है। इसके बारे में इसका हम लोग फिजिकल कंस्ट्रक्शन, टू थायरिस्टर एनालॉजी, सिंबल और सिंबल रिप्रेजेंटेशन के बाद इसका पूरा ऑपरेशन पढ़ने के साथ साथ हम लोग इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक का एनालिसिस करेंगे। और हम प्रैक्टिकली जब क्लास लेने आएंगे तो एलिमेंट आप लोगों को दिखाएंगे किस किस तरह का होता है ये सब एलिमेंट। इन एलिमेंट का तो बच्चे ऑफलाइन में रहते रहेंगे यहाँ, उनको हम प्रैक्टिकल भी करवा देंगे। अगर लगेगा कि हम बहुत चीज सीख गए हैं और प्रैक्टिकल करना चाहें तो ऑफिस में कॉल करके एक ड्यूरेशन हम लोग बना देंगे और उस ड्यूरेशन में इस चीजों का मेजरमेंट का और इलेक्ट्रॉनिक्स का हम लोग प्रैक्टिकल पर भी चर्चा करेंगे। कुछ दिनों का प्रैक्टिकल व्यू भी लेकर के हम लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली सब सीखेंगे। ठीक है, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी, जेई का ऑब्जेक्टिव भी साथ साथ बनाना जरूरी है, याद रखिएगा। सेमेस्टर में ही पूरे तरीके से तैयारी जेई का कराना ही मेरा मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, हम सेमेस्टर में छोड़ के पढ़ाने पे बिलीव नहीं करते हैं। हाँ, अभी ओवरव्यू है, थोड़ा फास्ट है, इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। फिर हम लोग नए एलिमेंट पे आएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का, जिसको हम लोग बोलेंगे मॉसफेट। ये फेट का ही दूसरा पार्ट है। फेट में एक होता था जेफेट, एक होता है मॉसफेट। ये मॉसफेट में किस तरह से ऑपरेशन हो रहा है, किस तरह से सोर्स, ड्रेन और गेट के बीच में चार्ज का मूवमेंट हो रहा है, इसका वर्किंग ऑपरेशन देखेंगे। इसका दोनों तरह का हम लोग ऑपरेशन देखेंगे, एक डी मॉसफेट और ई मॉसफेट, मतलब डिप्रेशन टाइप मॉसफेट और इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट। दोनों के बारे में हम लोग बारीकी से पढ़ते हुए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट, जिसका नाम होगा एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर से हम लोग देखें कि एम्पलीफायर बनाएंगे। और एम्पलीफायर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस जो सिग्नल के स्ट्रेंथ को बूस्ट कर देता है। जैसे कि हम जो साउंड से बोल रहे हैं वो इस माइक क्या करेगा, ये माइक का सिर्फ और सिर्फ साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देना, और ये इलेक्ट्रिकली सिग्नल में कन्वर्ट होकर के मेरे एक डिवाइस में जाएगा। वो डिवाइस मेरा होगा एम्पलीफायर, और वह एम्पलीफायर क्या करेगा, सिग्नल के स्ट्रेंथ को बूस्ट कर देगा, और फिर वो बूस्टअप वाला जो सिग्नल का स्ट्रेंथ होगा उसको हम लोग लाउड स्पीकर से लेकर के प्राप्त कर लेंगे। देखिए ये है माइक जो मेरे पास भी लगा हुआ है, यहाँ हम बोल रहे हैं तो मेरा साउंड को ये माइक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ फ्लो होते हुए एम्पलीफायर में गया, और एम्पलीफायर क्या करेगा, मेरे साउंड के स्ट्रेंथ को बूस्ट करके बढ़ा देगा और बढ़ा के लाउड स्पीकर में भेजेगा, और लाउड स्पीकर क्या करेगा, इस बढ़ा हुआ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का स्ट्रेंथ को वापस साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। इस तरह से हम लोग हाई साउंड को सुन सकेंगे, है ना। तो एम्पलीफायर का काम होगा वीक सिग्नल को एम्पलीफाई कर देना। ये हमारा ट्रांजिस्टर से बनेगा। डिफरेंट टाइप का एम्पलीफायर पढ़ेंगे जिसमें हम लोग को वोल्टेज सीरीज, वोल्टेज शंट, करंट सीरीज, करंट शंट, इन चीजों को पढ़ना है। इन चीजों को हम डायरेक्ट नहीं पढ़ते हुए पहले हम एनर्जी सोर्स का कॉन्सेप्ट देंगे कि वोल्टेज सोर्स क्या होता है, करंट सोर्स क्या होता है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स में चारों चीज को पढ़ेंगे, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। ये चारों चीज पढ़ने के बाद हम लोगों को इसका एम्पलीफायर का वो यूनिट जिसमें वोल्टेज एम्पलीफायर, करंट एम्पलीफायर, ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर, ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर पढ़ना है, जिसको वोल्टेज सीरीज, वोल्टेज शंट, करंट सीरीज, करंट शंट, इस चार नाम से भी बांट के पढ़ेंगे। ये पढ़ना बहुत ही आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो एम्पलीफायर के बाद हम लोग देखेंगे एक नया टॉपिक आएगा जिसको बोलेंगे ऑसिलेटर। ऑसिलेटर एम्पलीफायर का ही एक फीडबैक के रूप में यूज किया गया एक खास स्टेट होता है। एम्पलीफायर तब मेरा परफॉर्म होता है एम्पलीफायर की तरह जब मेरा फीडबैक निगेटिव होगा।
तो भाई हुआ एक बात है निगेटिव। अब फीडबैक, तो फीडबैक क्या होता है इसका जिक्र होगा कि हम लोग आउटपुट का कुछ पोर्शन जब इनपुट में ले लेते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फीडबैक। कम्युनिकेशन में ही पढ़े होंगे फीडबैक। तो फीडबैक जब निगेटिव होगा तो एम्पलीफायर बनेगा, और वही फीडबैक जब पॉजिटिव हो जाएगा तो ऑसिलेटर बन जाएगा। तो ऑसिलेटर फिर हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे कि ऑसिलेटर मेरा किस किस तरह से होता है, उसका कंपोनेंट कैसा होता है। टैंक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, एलसी टैंक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। फिर एलसी टैंक सर्किट के बारे में पढ़ने के बाद बार्कहाउज़न क्राइटेरिया को पढ़ते हुए हम लोग हार्टले, कॉलपिट, क्लैप, वेन ब्रिज, फेज शिफ्ट, इन ऑसिलेटरों को पढ़ते हुए हम लोगों का ये लेसन समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस और सर्किट का पूरा सिलेबस का एनालिसिस करते हुए पढ़ लेंगे। आज आप लोग समझ गए होंगे कि ये पेपर आप लोग के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो डिवाइस बन रहा है वो किस तरह से ऑपरेट हो रहा है, ये किससे बन रहा है, इसका इंटरनल ऑपरेशन कैसे है, इन चीजों को हमको इस लेसन में पढ़ना है, इस पेपर में पढ़ना है। इसीलिए इस पेपर का इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाता है जब हम लोग डिवाइस का मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जानेंगे या डिवाइस का ऑपरेशन के बारे में समझेंगे। तो इसीलिए फिर हम लोग जल्द ही मिलेंगे अपने नए लेक्चर में, जिसमें आपको हम इंट्रोडक्शन देते हुए लेसन 1 का स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 बहुत जल्द स्टार्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है? तो मेरे ख्याल से इतना से आप लोग समझ रहे होंगे कि आपके लिए ये कैसे इंपॉर्टेंट है, और अगर आप लोगों को प्रैक्टिकली नॉलेज भी लेना है और जेई तक का ऑब्जेक्टिव बनाना है तो बेहिचक टेक्निकल क्लास से जुड़ जाइए। आप लोग टेक्निकल क्लास से जुड़िए और हम आपको इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट का प्रैक्टिकली और प्रेजेंटेशन के द्वारा बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, जो आप लोगों को बेहतर कॉन्सेप्ट लगेगा और आपके भविष्य के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सिर्फ सेमेस्टर की पढ़ाई से जिंदगी नहीं बनेगा बाबू। सेमेस्टर में 6 महीने का टाइम रहता है, उस 6 महीना का इस्तेमाल करते हुए आप जेई का ऑब्जेक्टिव जरूर बना सकते हैं। और आप लोगों में पोटेंशियल है, मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों में वो पोटेंशियल होता है कि 1 से 2 बार एग्जाम देगा, 3 बार एग्जाम देगा और जेई क्रैक कर देगा। अगर तब, वो भी तब जब आप सेमेस्टर में जो टॉपिक दिया हुआ उसका जेई का हर एक ऑब्जेक्टिव बनाइए, और वो तभी संभव होगा जब आप भी मेहनत कीजिए और हम भी मेहनत करेंगे। हम दोनों का मेहनत तभी संभव हो पाएगा जब हम लोग एक साथ रहेंगे। तो आप लोग जल्द से जल्द अपना कोशिश कीजिए जुड़ने का इस कोचिंग से, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन, फिर मिलते हैं। कीप स्माइल।